हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये है इसरो 2007 का क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इसको करना शुरू करते हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। ये कोई समझाता नहीं है, मैं पेन लेके समझा रही हूँ तो इसलिए इसको अच्छे से समझना। द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्कुलरली पोलराइज्ड सिग्नल by an antenna with linear polarization compared to the signal received by same circularly polarized antenna with B। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको यही बोलूंगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टू लीनियर पोलराइज्ड एंटेनाज है, ठीक है, एंड दे आर रोटेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन एंगल। इफ देर आर टू लीनियरली पोलराइज्ड एंटेनाज जो कि रोटेट हो रहे हैं बाय एन एंगल फाइव, ठीक है, तो जो पावर लॉस होगा, जो पावर लॉस होगा ड्यू टू दिस पोलराइजेशन मिसमैच, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन मिसमैच, इसकी वजह से जो भी आपका पावर लॉस होगा, ठीक है, विल बी डिस्क्राइब्ड एज PLF। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन लॉस फैक्टर, यही बोलते हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव। इसको क्या, ये दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव होता है अगर दोनों एंटीना का सेम पोलराइजेशन है। इफ बोथ एंटीनाज हैव सेम पोलराइजेशन, दोनों एंटीनाज का अगर सेम पोलराइजेशन है, तो एंगल बिटवीन जो रेडिएटेड ई फील्ड्स होगा, एंगल बिटवीन जो रेडिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। एंड नो पावर लॉस, कोई भी पावर लॉस नहीं होगा ड्यू टू पोलराइजेशन मिसमैच। इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन मिसमैच की वजह से कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। पोलराइजेशन क्या होता है, द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थ्रू एंटीना इन फ्री स्पेस, ठीक है। नाउ अगर एक एंटीना आपका वर्टिकली पोलराइज्ड है, इफ वन एंटीना इज वर्टिकली पोलराइज्ड और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड है, ठीक है, तो एंगल इन दोनों के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंड नो पावर विल बी ट्रांसमिटेड, लेकिन पावर जो होगी कोई भी ट्रांसमिटेड नहीं होगी। नो पावर विल बी ट्रांसमिटेड बिकॉज इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली ट्रांसमिट द सिग्नल पावर फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रेडिएटर, बोथ द ट्रांसमीटर एंड रेडिएटर एंटेनाज, बोथ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटेनाज शुड बी सेम पोलराइज्ड। मतलब अगर एक वर्टिकली है तो दूसरा भी वर्टिकली होना चाहिए। नाउ अगर दो एंटेनाज हैं, दोनों सर्कुलरली पोलराइज्ड हैं, इफ देर आर टू एंटेनाज जो कि सर्कुलरली पोलराइज्ड हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटीना क्या होता है, जिसमें Ex इज इक्वल टू EY होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर इक्वल, और इसमें आपका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यही होता है ना, फेज आपका 90 डिग्री होता है। तो इसमें भी दे डोंट सफर एनी सिग्नल लॉस। अगर दोनों एंटीना सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगे से सो दे डोंट सफर एनी सिग्नल लॉस, कोई भी उनमें सिग्नल लॉस नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन मिसमैच। किस रीजन की वजह से, पोलराइजेशन मिसमैच की वजह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटीना ऑलरेडी है, ठीक है, ये एक सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटीना है, ठीक है, विद लीनियर पोलराइजेशन कंपेयर टू द सिग्नल रिसीव्ड बाय सेम सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटीना। सेम पोलराइज्ड एंटीना ही है, लेकिन अब उसका ये नहीं बताया कि पोलराइजेशन कैसा है। तो यहाँ पे जो सिग्नल रिसीव होगा वो जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इफ देयर इज अ वन वर्टिकली पोलराइज्ड एंटीना एंड द अदर वन इज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंटीना एंड द एंगल बिटवीन टू इज 90 डिग्री, सो नो पावर विल बी ट्रांसमिटेड। सिमिलरली अगर दो एंटीना सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगे तो उसमें तो कोई सिग्नल लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन मिसमैचिंग की वजह से, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर एक सर्कुलरली पोलराइज्ड है लेकिन उसका लीनियर पोलराइजेशन है एंड एज कंपेयर टू द सिग्नल जो कि सेम सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटीना के थ्रू सिग्नल रिसीव करता है, तो इन दोनों के बीच में जो सिग्नल रिसीव होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इट विल बी बी ऑप्शन, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the antenna diameter is doubled the gain of the antenna is। देखिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा गेन का, G इज इक्वल टू 4 पाई AE बाय लैम्डा स्क्वायर, यही होता है ना।
तो 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर और AE को मैं लिख सकती हूँ पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकती हूँ ना। D इज द डायमीटर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कुछ पाई डी बाय लैम्डा का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज आप कह सकते हैं कि जो गेन है इट इज प्रोपोर्शनल जो गेन है इट इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। अब ये कह रहा है व्हेन द एंटीना डायमीटर इज डबल्ड, मान लीजिए G1 बाय G2 इज इक्वल टू, मैं लिख दूं D1 बाय D2 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज G1 बाय G2 इज इक्वल टू, मैं लिख दूं D1 बाय D2 कितना दिया है आपको, इफ द एंटीना डायमीटर इज डबल्ड मतलब ट्वाइस D1 आपने कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, विच इम्प्लाइज ये G2 कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ G1, इसका मतलब ये 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स ऑफ द गेन ऑफ द प्रीवियस एंटेना। ठीक है, तो आप देखिए इस 4 टाइम्स का मतलब क्या है, क्या ये रिड्यूस बाय हाफ होगा, नहीं। क्या इंक्रीज बाय 3 dB होगा, नहीं। रिड्यूस बाय 3 dB, इंक्रीजेस बाय 6 dB, क्योंकि 3 dB का मतलब होता है 2 टाइम्स, याद रखिए। -3 dB का मतलब होता है 1/2 टाइम्स, और जो 6 dB का मतलब होता है दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो ये 6 dB होगा। अगर आप देखिए मैं बोलूँ 10 log base 10 4 मुझे निकालना है, तो आप खुद ही देख लीजिए 10 log base 10 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 20 log base 10 2, तो ये 20 log base 10 0.3010 समथिंग हो गया। मैं इसको 20 इंटू 0.3 भी करूंगी तो कितना हो जाएगा 6 dB, ये dB में ही तो आएगा। अगर आप ये जो dB में निकालेंगे तो ये रेशियो dB में 6 dB आएगा, तो इसीलिए 6 dB। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस। आपको पता है ईटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई अपॉन एच, यही होता है ना। तो फ्री स्पेस का कितना होता है 377 ओम्स। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट रिलेशन। ये सही है, जे इक्वल टू सिग्मा ई है, डी इक्वल टू सिग्मा ई है, सॉरी एप्सिलॉन ई है, ये गलत है, ये कोई रिलेशन नहीं होता, तो यानी कि ये डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इफ द PRF पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी इज 1200 एंड द पल्स विड्थ ये हो गई, ये जो पल्स विड्थ है दिस इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोसेकेंड्स, ये दिया है आपको, दिस इज योर पल्स विड्थ, दिस इज योर पल्स विड्थ। ओके, द ड्यूटी साइकिल विल बी, ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ड्यूटी साइकिल दिस इज इक्वल टू पल्स विड्थ डिवाइडेड बाय पल्स रिपीटिशन टाइम, दिस इज इक्वल टू पल्स विड्थ इनटू पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि f इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ड्यूटी साइकिल है पल्स विड्थ कितना दिया 1.5 एंड पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी इज 1200। ठीक है, मैं इसको माइक्रो सेकेंड्स में 1.5, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 12 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 की पावर -1, 12 5 जा 60, 180 इंटू 10 की पावर -5। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, नहीं इट विल बी सॉरी, ये आपका जो भी आ रहा है मैं इसको ऐसे ही, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 10 की पावर -4, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.18%। 0.18 का मतलब कितना हुआ 0.18% मीन्स 0.18 इंटू 1/100, दैट मीन्स इट विल बी 0.0018, यही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन VSWR इज, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस तो आप रट के जाइए, ट्रांसमिशन लाइन का UGC नेट में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो SWR इज इक्वल टू हाउ मच मॉड ऑफ, सॉरी ये गलत हो गया, मैं आपको बता देती हूँ, S इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस मॉड रो बाय 1 माइनस मॉड रो, तो कितना हो जाएगा दिस रो इज इक्वल टू S माइनस 1 बाय S प्लस 1, आपको कितना दिया है 3 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/4, तो ये 1/2, तो कितना हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ट्रांसमिशन लाइन इज आइडियल फॉर हैंडलिंग हाई पावर। कोएक्सियल लाइन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 0 to 18 गीगाहर्ट्ज होती है, माइक्रोस्ट्रिप स्ट्रिप लाइन की अराउंड 10 गीगाहर्ट्ज होती है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स की 40 गीगाहर्ट्ज होती है। तो वेवगाइड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक टू आइडियली हैंडल द लार्जर अमाउंट ऑफ पावर, क्योंकि इसके लोअर पावर लॉसेस होते हैं, दे हैव द लोअर पावर लॉसेस। ओके, जब पावर लॉसेस कम होंगे तो मेनली ये एक्सट्रीमली हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है
नॉइज फिगर इज डिफाइंड एज, मैंने आपको बताया था कि नॉइज फिगर कैसे जो आपका ये नॉइज फिगर है इसका रेशियो जो होता है दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इनपुट एसएनआर टू आउटपुट एसएनआर, तो यही ठीक है, वो फिगर ऑफ मैरिट होता है, दिस इज योर फिगर ऑफ मैरिट दैट इज गामा, दिस इज इक्वल टू 1/f, तो ये होता है रेशियो ऑफ आउटपुट एसएनआर टू इनपुट एसएनआर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्चर इफेक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आंसर है एफएम सिस्टम। क्यों क्यों क्योंकि जो कैप्चर इफेक्ट होता है इट इज अ ये रेडियो रिसीवर्स में यूज होता है, इट इज अ in radio receiver there is a phenomena which is associated with FM reception, FM signals को receive करने के लिए use होता है, ठीक है, in which only stronger of the two signals at or near the same frequency, in which stronger of the two signals at or near the same frequency, at or near the same frequency or channel will be demodulated। देखो इसमें क्या कह रहा है, कैप्चर इफेक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफएम सिस्टम, इट इज अ फिनोमिना in the radio receivers used for FM reception in which the stronger of the two signals, कोई भी सिग्नल जो कितना स्ट्रॉन्गर है at or near the same frequency, सेम फ्रीक्वेंसी के नजदीक या उसके अराउंड दो सिग्नल्स में से, मान लीजिए S1 और S2 दो सिग्नल्स है, कोई कैरियर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 10 किलोहर्ट्ज, मान लीजिए जो भी है कोई भी एक फ्रीक्वेंसी, तो दोनों सिग्नल्स एट और नियर दिस फ्रीक्वेंसी के कितने स्ट्रॉन्गर होंगे, कौन कितना ज्यादा सिग्नल रिसेप्ट करेगा, ठीक है, और द चैनल विल बी डिमोड्यूलेटेड, उसको कैप्चर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है इन अ बैंड लिमिटेड चैनल, ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, 49th का तो बी था ना, हाँ जी, ये कह रहा है इन अ बैंड लिमिटेड चैनल, बैंड लिमिटेड जानते हैं, बैंड लिमिटेड किसको बोलते हैं, द बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच इज लिमिटेड, चैनल तो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, हायर बिट रेट मतलब दिस इज योर बिट रेट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बिट इंटरवल, यही होता है ना, तो हम इसको बिट्स पर सेकंड की यूनिट में डिफाइन करते हैं। तो इन अ बैंड लिमिटेड चैनल, द चैनल विच इज बैंड लिमिटेड, विच इज लिमिटेड इन इट्स बैंड, विच इज लिमिटेड इन इट्स बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हायर बिट रेट किस में ट्रांसमिट होता है, बीपीएस के, एफएम, एफएस के, क्यूपीएस के में ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसमें 2 बिट्स एट अ टाइम ट्रांसमिट करते हैं ना, ठीक है, तो इसीलिए इसकी एफिशिएंसी भी अधिक होती है। नेक्स्ट है इन अ ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड विद लोड इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ZL इक्वल टू Z0, द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज C, S इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड रो बाय 1 माइनस मॉड रो, सो रो इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ZL माइनस Z0 बाय ZL प्लस Z0। अब ये कह रहा है कि ये यहाँ पे तो ये टॉइस Z0 हो गया और यहाँ पे ये कितना हो गया Z0 माइनस Z0, तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आपका ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग वेक्टर P इज इक्वल टू E क्रॉस H, बताइए इसकी क्या यूनिट होती है, देखिए पॉइंटिंग वेक्टर पावर होता है ना, दिस इज द पावर, आप ये भी पढ़ते होंगे पावर डेंसिटी पर यूनिट एरिया, तो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि जो पावर होगा इट विल बी रेडिएटेड थ्रू अ सर्टेन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यहीं पे तो कहीं पावर रेडिएट होगी, ठीक है, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इफ 1 watt of important question, if 1 watt of RF power is fed to a directional coupler, सी ये आपका क्या है डायरेक्शनल कपलर है, इसमें आपने क्या किया RF पावर 1 watt इनपुट कर दिया, फेड मतलब दिस इज योर इनपुट RF पावर, ओके, नाउ कपलर की 30 dB कपलिंग है, द पावर अवेलेबल एट द कपल्ड पोर्ट इज, देखिए इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जो ये तो कपलिंग है, ये कपल्ड पावर पूछ रहा है, कपलिंग फैक्टर क्या होता है 10 log base 10 पावर एट द इनपुट पोर्ट टू द पावर एट द कपल्ड पोर्ट, यही होगा ना, डायरेक्शनल कपलर में क्या होता है ऐसा 4 पोर्ट होता है ना, 1 4 2 3, ये पावर अगर इनपुट से जाएगी तो ये यहाँ जाएगी पर 4 में नहीं जाएगी, 2 से जाएगी तो 4 में जाएगी पर 3 में नहीं जाएगी, तो 1 4 डीकपल्ड पोर्ट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे RF पावर अगर जा रही है तो ये
एक तरह से आपकी फॉरवर्ड पावर होगी, ये रिसीव पावर होगी, और ये बैकवर्ड पावर। चेक कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए कपलिंग फैक्टर है 10 log बेस 10, आरएफ पावर कितनी है 1 वॉट, और कपल्ड पावर हमें निकालनी है 30 dB आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए 10 और 10 तो कैंसिल हो गया, तो ये 1/PC इज इक्वल टू 10 to the power 3 विच इम्प्लाइज पावर एट द कपल्ड पोर्ट इज 1/10 क्यू, तो ये 1/1000 वॉट, मतलब इट मीन्स ये आपका डी ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिमोडुलेटर स्कीम रिक्वायर्स लीस्ट ईबी बाय नॉट। मुझे बताइए एरर प्रोबेबिलिटी बीपीएसके की कितनी होती है, हाफ ERFC अंडर रूट ईबी बाय एन नॉट। इसकी कितनी होती है, हाफ एरर प्रोबेबिलिटी हाफ ERFC अंडर रूट ईबी बाय 4 एन नॉट। एफएसकी की हाफ ERFC अंडर रूट कुछ ये होती है 0.6 ईबी बाय एन नॉट होती है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की आप खुद निकाल के लाएंगे, ये मुझे आपका होमवर्क है, चेक करिएगा कि इसका ईबी बाय एन नॉट कितना होता है। ईबी बाय एन नॉट का मतलब क्या होता है, एन नॉट इज द नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट, नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट, ओके, एंड ईबी इज द बिट एनर्जी। ये बिट एनर्जी होती है और एनर्जी पर यूनिट बिट होती है। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि जब हम निकालते हैं तो दिस इज ये कम कुछ AC² TB/2 आता है, अगर जनरल है ये फॉर्मूला। तो जो लीस्ट EB बाय एन नॉट होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका BPSK का, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का होता है। ओके, ठीक है। यो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैनल कैपेसिटी अंडर द गॉसियन नॉइज एनवायरनमेंट फॉर अ डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल DMS, जिसको मैं बोलती हूँ, with a bandwidth of 4 megahertz and SNR of 31 is very important। ये क्वेश्चन, ये शैनन चैनल कैपेसिटी फॉर्मूला है, इसमें C इज इक्वल टू B log base 2 1 प्लस SNR आता है, ठीक है। अब यहाँ पे B कितना दिया है 4 मेगाहर्ट्ज, log base 2 1 प्लस SNR 31, जनरली ये रेशियो में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 मेगाहर्ट्ज log base 2 32, तो यानी कि 4 मेगाहर्ट्ज log base 2 2 to the power 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 मेगाहर्ट्ज। 20 मेगाहर्ट्ज मतलब चैनल कैपेसिटी जो होगी 20 मेगाबिट्स पर सेकंड में मेजर की जाएगी, तो इसका ये ऑप्शन होगा। कहने का मतलब ये चैनल कैपेसिटी क्या होता है, द रेट एट विच द एरर फ्री ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू द चैनल, द रेट एट विच एरर फ्री ट्रांसमिशन, जहां पे एरर फ्री ट्रांसमिशन होता है, एरर फ्री ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू द चैनल विद मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। एरर फ्री ट्रांसमिशन आप या बोल सकते हो, देयर इज द एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल थ्रू द चैनल विद द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, उसको चैनल कैपेसिटी बोलेंगे। कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू ट्रांसमिट द सिग्नल एट द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ठीक है। नेक्स्ट है सैटेलाइट चैनल कैन बी एट्रीब्यूटेड। देखिए सैटेलाइट चैनल जो भी डेटा, पहली बात तो जो बैंडविड्थ अगर मैं बात करती हूँ, इसलिए एट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज। तो एट्रीब्यूटेड मतलब सैटेलाइट चैनल किसके प्रति ये ज्यादा एट्रीब्यूटेड रहता है, किसके प्रति, मतलब इसकी प्रॉपर्टी कहाँ ज्यादा दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये सैटेलाइट बोथ बैंडविड्थ एंड पावर लिमिटेड होता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है दैट कैन बी रिसीव्ड, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट, जो भी सैटेलाइट के थ्रू, ये सैटेलाइट है आपका, दिस इज योर सैटेलाइट, ऐसा होता है ना। और यहाँ पे आपकी अर्थ स्टेशन होती है, दिस इज योर अर्थ स्टेशन। तो अर्थ स्टेशन जब सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो हाई फ्रिक्वेंसी पे करेगा, यहाँ पे सैटेलाइट पे जब सिग्नल पहुंचेगा वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो उसको क्या करता है, रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है, और फिर क्या करता है, बूस्ट करने के बाद उस सिग्नल को रीट्रांसमिट करता है, रीजनरेट करने के बाद उसे रीट्रांसमिट करता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, OBP ऑन बोर्ड ट्रांसपॉन्डर होता है, बेंट पाइप ट्रांसपॉन्डर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। एंड तो इसमें the data amount that can be received, processed and transmitted or retransmitted by the satellite वो किस लिमिट में मेजर किया जाता है, मेगाबिट्स पर सेकंड में, और GBPS में मेजर किया। GBPS मतलब 1 बिलियन, ये 1 बिलियन पर सेकंड में, और M फॉर मिलियन,
ठीक है, GBPS मतलब 10⁹ MBPS मतलब 10⁶। तो इसका जो आंसर आएगा 56 का सी ऑप्शन आएगा। अगर आपको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे तो जब मैं पढ़ती थी बच्चों, मैंने जब पेपर सॉल्व करती थी मैं इसरो का या किसी भी, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती थी, कोई बताने वाला नहीं था, मतलब कोई कहीं यूट्यूब में ऐसा मुझे मिला ही नहीं सॉल्यूशन कि हाँ ये मुझे खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाए। अब मुझे ये प्रॉब्लम जो मैंने पिछले साल काफ़ी सालों जो मैंने स्ट्रगल किया है, तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने तो कई ढूंढा कि मुझे कहीं से इसका सॉल्यूशन मिल जाए, कहीं नहीं दिया रहता है। अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब बनाने लग गए हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मेहनत लगती है ना, इसीलिए इकट्ठे इतने क्वेश्चंस थोड़े जो काफ़ी एक्सपर्टीज हैं वो ही बता सकते हैं। मैं यही बोलूँगी दैट आई एम ऑन अ ट्रायल। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए बेनिफिट है कि मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, क्योंकि जब मेरे पास पेपर आता था तो मुझे एक एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ता था, गूगल पे सर्च करती थी, पूछती थी मैं, लेकिन इस तरह से पढ़ना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है सोल्यूशन बताने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग अच्छे व्यूज देंगे, एक दिन में 100 व्यूज आते हैं, 200 व्यूज आते हैं, 210 व्यूज आते हैं, जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो डेली डेली वीडियो बनाने को तैयार हूँ। हार्डली 10-15 व्यूज से फिर बात नहीं बनती ना, मुझे लगता है बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है या वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।